क्या रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल के लिए था? क्या अंबेडकर खुद चाहते थे कि 1960 के बाद इसे खत्म कर दिया जाए? अगर ऐसा था तो फिर हर 10 साल नेताओं ने वोट बैंक के लिए इसे बढ़ाया क्यों? सरकारी नौकरी, कॉलेज एडमिशन और चुनाव, क्या सब पर एक ही एक्सपायरी डेट थी? क्या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को सच में लगता था कि 10 साल में कास्ट और सोशल इनइक्वालिटी के सवाल खत्म हो जाएंगे? और रिजर्वेशन पर आज तो जो बहस चल रही है, क्या वो सही फैक्ट्स पर खड़ी है? ये कहानी हम सबने सुनी। नीट पेपर लीक प्रोटेस्ट के बाद से इस पर फिर से आग मची हुई। पेपर लीक गलत है तो रिजर्वेशन पर कब बात होगी? व्हाट्सएप मैसेज में तो पहले से ही बाढ़ लगी होती है कि रिजर्वेशन ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, मेरिट खत्म कर दी है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की ओरिजिनल सोच को पॉलिटिशियंस ने वोट बैंक के लिए बदल दिया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन का एक ही मतलब नहीं है। एक है लोकसभा और विधानसभा में SC/ST के लिए रिजर्व सीट्स, दूसरा है गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन और तीसरा है एजुकेशन में स्पेशल प्रोविजन। तीनों के आर्टिकल अलग, लॉजिक अलग और ड्यूरेशन भी अलग अलग है। अब पहले उस पक्ष की बात करते हैं जो कहता है कि रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल के लिए था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 334 वाकई में कहता था कि लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में SC/ST के लिए जो रिजर्व सीट्स हैं और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए जो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के 10 साल बाद खत्म हो जाएगा। यानी 1960 तक वो रिजर्वेशन था और पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इस पॉलिटिकल रिजर्वेशन की ड्यूरेशन को बार बार बढ़ाया है। सबसे रीसेंट एक्सटेंशन के बाद लोकसभा और विधानसभा में SC/ST रिजर्व सीट्स 2030 तक प्रोटेक्टेड। इसे सवाल बिल्कुल जेन्युइन है। टेम्पररी प्रोटेक्शन अगर 80 साल तक चलता रहे तो टेम्पररी शब्द का मतलब क्या बचा? ऑफिशियल जस्टिफिकेशन ये रहा कि सोशल इनइक्वालिटी और पॉलिटिकल अंडर रिप्रेजेंटेशन, यानी इन लोगों की तादाद जो है वो पार्लियामेंट में कम पहुंच रही है और ये खत्म ना हो, इसलिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन को जारी रखना जरूरी है। और सोचने वाली बात भी यही है कि अगर ये कोटा अगर हट जाता है तो क्या जनरल सीट से कभी भी SC/ST कैंडिडेट्स को जीत मिल पाएगी? जितना तो दूर क्या पॉलिटिकल पार्टीज उन्हें टिकट भी उतनी ही आसानी से देंगी? शायद चांसेस बहुत कम। और ये सिर्फ आज का सवाल नहीं है। 1948 की कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में शांतनु कुमार दास ने कहा था कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन हटा दिया गया तो उनके समाज के लोगों के लिए जनरल इलेक्शन जीतकर असेंबली तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। यानी टिकट और चुनावी रिप्रेजेंटेशन का डर तब भी था, आज से 80 साल पहले। और रिपीटेड पॉलिटिकल रिजर्वेशन का यह सवाल सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। कोर्ट ने जो लास्ट 104th अमेंडमेंट हुई थी आर्टिकल 334 के तहत, उस रिजर्वेशन की अवधि को 2030 तक बढ़ाने की, उसे कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज किया गया है। लेकिन अब कहानी का असली टर्निंग पॉइंट आता है। 30 नवंबर 1948 को कंस्टिट्यूएंट असेंबली में गवर्नमेंट जॉब्स के रिजर्वेशन वाले प्रोविजन पर चर्चा हो रही थी। तब पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने एक अमेंडमेंट रखा, नौकरियों में रिजर्वेशन को भी सिर्फ 10 साल तक क्यों ना लिमिटेड कर दिया जाए। उनका सवाल सीधा था कि जब पार्लियामेंट और विधानसभा की रिजर्व सीट्स पर 10 साल की लिमिट है तो गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन बिना किसी एक्सपायरी डेट के क्यों रख रहे हैं आप? रिजर्वेशन प्रोटेक्शन रहे लेकिन परमानेंट अरेंजमेंट ना बन जाए। ये उनका स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट था। कुछ सदस्यों ने मेरिट और एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी का सवाल भी उठाया था। उनका कहना था कि अगर सरकार नौकरी के आधार पर कॉम्पिटेंस को इग्नोर करे, अगर रिजर्वेशन अनिश्चित समय तक चलता रहा तो इक्वालिटी के नाम पर एक नया परमानेंट प्रिविलेज खड़ा हो सकता है और एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटी पर भी इसका असर पड़ सकता है। ये वही आर्गुमेंट्स हैं जो हम आज भी सुनते हैं रिजर्वेशन के खिलाफ। यानी मेरिट वर्सेस रिजर्वेशन की बहस सोशल मीडिया के जमाने में पैदा नहीं हुई, कंस्टिट्यूएंट असेंबली में भी इसके जिक्र हो रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले भी असेंबली में ये सब घटनाओं पर चर्चा हो रही थी। लेकिन दूसरे तरफ से जवाब भी सिर्फ इमोशनल नहीं था। पी कक्कन जैसे सदस्यों ने कहा कि सिलेक्शन सिस्टम पहले से न्यूट्रल नहीं है। सीनियर ऑफिसर्स अपने लोगों को प्रेफरेंस देते हैं और शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट्स या शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट और प्रमोशन में बराबरी का मौका ही नहीं मिलता। शांतनु कुमार दास ने भी कहा था कि कैंडिडेट्स इंटरव्यू तक पहुंच तो जाएंगे लेकिन इन्फ्लुएंस और बैकिंग वाले लोग ही इंटरव्यू का रास्ता पार कर पाएंगे। यानी सवाल सिर्फ रिजर्वेशन देने का नहीं था, सवाल यह भी था कि जिस सिस्टम को मेरिट बेस्ड कहा जा रहा है, क्या वो सिस्टम वाकई में सबके लिए न्यूट्रल था? और यही सवाल आज भी खत्म नहीं हुआ है। यानी असली कंफ्लिक्ट ये नहीं है कि रिजर्वेशन अच्छा है या बुरा, असली कंफ्लिक्ट ये है कि क्या 10 साल बाद सिस्टम अपने आप न्यूट्रल हो गया था? क्या सदियों की सोशल एक्सक्लूजन एक कैलेंडर की डेट देखकर खत्म हो गई थी? और अगर 10 साल बाद भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला तो क्या सिर्फ एक्सपायरी डेट आ जाने से प्रोटेक्शन हटा दिया जाए? डॉक्टर अंबेडकर की स्टैंड इन्हीं बातों से मिलती थी। उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को 2 चीजें एक साथ बचानी होंगी, सबके लिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और उन कम्युनिटीज के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में एंट्री जिन्हें हिस्टोरिकल रीजन से बाहर रखा गया था। उनका आर्गुमेंट यह भी था कि रिजर्वेशन इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि इक्वालिटी का जनरल रूल ही खत्म हो जाए, यानी रिजर्वेशन एक्सेप्शन बस रहे, पूरा सिस्टम ना बन जाए। लेकिन रिजर्वेशन इतना कम भी ना हो कि रिप्रेजेंटेशन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के कागज पर लिखा रह जाए और ऑफिसेस में वही पुराना सोशल कंट्रोल चलता रहे। असेंबली के पास जॉब्स रिजर्वेशन पर भी एक्सपायरी डेट लगाने का साफ ऑप्शन था। प्रपोजल रखा भी गया था, उस पर डिबेट भी हुई, मेरिट एफिशिएंसी और परमानेंट प्रिविलेज के आर्गुमेंट्स भी दिए गए, लेकिन अमेंडमेंट रिजेक्ट हो गया। यही इस पूरी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया। गवर्नमेंट जॉब्स के रिजर्वेशन में 10 साल का लिमिट किसी ड्राफ्टिंग मिस्टेक से गायब हुआ ही नहीं।
कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इस सवाल को भूले नहीं थे, उनके सामने लिमिट लगाने का प्रपोजल आया था, लेकिन असेंबली ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। फाइनल प्रोविजन ने स्टेट को बैकवर्ड क्लास के लिए जॉब्स में रिजर्वेशन देने का पावर दिया। जब गवर्नमेंट सर्विसेज में उनकी रिप्रेजेंटेशन इनएडिक्वेट, तब वो रिजर्वेशन लगा सकते थे। यानी जॉब्स रिजर्वेशन को कैलेंडर की एक्सपायरी डेट से नहीं, रिप्रेजेंटेशन की एक्चुअल कंडीशन से जोड़ा गया। एजुकेशन में रिजर्वेशन की कॉन्स्टिट्यूशनल स्टोरी भी अलग है। आर्टिकल 15 में जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास और SC ST के एडवांसमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजन की परमिशन मिलती है, उसे 1951 आजादी के तुरंत बाद हुए इलेक्शन के बाद जो सरकार बनी, उसके बाद पार्लियामेंट में 1951 में ये पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। इसमें भी 10 साल की कोई एक्सपायरी नहीं। अब अंबेडकर साहब की वो पॉपुलर लाइन जो सब कहते हैं कि अंबेडकर ने कहा था कि सारा रिजर्वेशन 10 साल बाद खत्म हो जाएगा, इसका कोई डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट कहीं मिलता ही नहीं। पॉलिटिकल सीट रिजर्वेशन की डिबेट में 10 साल की लिमिट जरूर थी, लेकिन अंबेडकर ने 25 अगस्त 1949 में यह भी कहा था कि पर्सनली वो लॉन्गर पीरियड देने के लिए तैयार थे। हालांकि असेंबली ने 10 साल के पीरियड को ही डिसाइड किया। इसलिए अंबेडकर के नाम पर एक यूनिवर्सल 10 साल का प्रॉमिस चिपकाना हिस्ट्री नहीं है, सिर्फ एक पॉलिटिकल पैकेजिंग। वर्डिक्ट बहुत सीधा है, रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल के लिए था। ये पूरा झूठ भी नहीं है, लेकिन ये पूरा सच भी नहीं। इसे जिस मीनिंग में आमतौर पर बोला जाता है ना, उस मीनिंग में ये फैक्ट मिसलीडिंग। सीधी भाषा में कहें तो 10 साल वाली ओरिजिनल एक्सपायरी लोकसभा और विधानसभा की SC ST रिजर्व सीट्स के लिए थी। सरकारी नौकरी, कॉलेज रिजर्वेशन, एजुकेशन में रिजर्वेशन के लिए इसके बाद इसे जोड़ा गया था बिना एक्सपायरी डेट के। बहस अभी भी आप कर सकते हैं, रिजर्वेशन इफेक्टिव है या नहीं, क्रीमी लेयर का रूल कितना फेयर है, मेरिट को कैसे डिफाइन किया जाए, पीरियोडिक रिव्यू कब और किस डेटा के आधार पर होना चाहिए। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने जॉब्स रिजर्वेशन को इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन से जोड़ा था, तो सवाल यह भी है कि 7.5 दशक यानी ऑलमोस्ट 80 साल होने को आ गए हैं, उसके बाद भी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन मिला कितना। इन सब पर बहस होनी चाहिए, लेकिन बहस फैक्ट्स पर होनी चाहिए, फेक हिस्ट्री पर नहीं। क्योंकि प्रोपेगेंडा का सबसे आसान तरीका झूठ बनाना नहीं होता। आधा सच उठाओ, उसका कॉन्टेक्स्ट हटाओ और उसे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी बना दो। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।